गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद जी। क्या हाल है, कैसी रही छुट्टियां? अच्छा, उससे पहले पेपर भी था। तो गांधी जयंती की सबको एक तरह से छुट्टी थी। उसके बाद उसके साथ साथ में लाल बहादुर शास्त्री की भी आई थिंक जन्म दिवस था उनका भी। जल्दी से अपने मार्क्स और रैंक लिख दो, फटाफट मार्क्स और रैंक। कम कम आ रहे हैं यार मार्क्स, 163। यस। निखिल के 217, ऋषित के 202, हर्ष के 200, अनिंता या नाम हो सकता मैं, द्रव्य 158। बेटा, रैंक से ज्यादा परसेंटेज पर फोकस करो। परसेंटेज पर फोकस करो, सीधी सी बात है। अगर जेई मेंस में 10,000 के अंदर रैंक लेके आनी है तो आपके परसेंटेज 70% से ज़्यादा होने चाहिए। 210 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। आर्यन के 214, आकाश के 210, वैभव 196, रजत 151, स्नेहा के केमिस्ट्री में 48, अमित 202, चंदन 138। कमी है चंदन। बेटा, किसी को भी कुछ, जिसके भी मार्क्स जितने हैं उसको बढ़ाने हैं तो सबका एक ही तरीका है। होमवर्क को ढंग से करो, होमवर्क का रिवीजन करो। जितने भी पुराने चैप्टर्स हैं उनका भी रिवीजन करो, जो करंट चल रहे हैं उनको अच्छी तरह से करो, मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे। और कोई तरीका नहीं है। होमवर्क प्रॉपरली करते रहो और देखो कि क्या गलतियां कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस पहले किए थे उनमें कितना टाइम लग रहा है। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा, स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, दोनों चीज़ें होगी। अगर आपकी स्पीड कम है, एक्यूरेसी कम है, मतलब आपको रिवीजन करना है। क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं मतलब रिवाइज करना है। और पहली बार अगर नहीं हो रहे हैं तो लेक्चर ढंग से सुनो। पहली बार अगर होमवर्क नहीं हो रहा है मतलब लेक्चर को और ढंग से सुनो, और ज़्यादा फोकस करो, कंसंट्रेशन बढ़ाओ। ये सोचो कि मुझे करना है, मुझे मुझसे होगा। और ये ध्यान रखो, अगर सही तरीके से दुनिया में सारी चीज़ें भूल जाओगे, केवल ये फोकस करोगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जैसे कहा था ना वो अर्जुन को, क्या दिख रहा है, तो कुछ नहीं दिख रहा, सब आंख दिख रही है। तो आपको भी केवल क्या दिखना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, आईआईटी दिखनी चाहिए। दुनिया में क्या हो रहा है, कौन किससे लड़ रहा है, कौन क्रिकेट खेल रहा है, किसने सेंचुरी बनाई, किसने क्या किया, उससे कोई मतलब नहीं है। एक नंबर लिख लेना, ये क्या है यार एक। प्रकाश क्या हुआ बेटा? देखते हैं, देखें। नीचे गया होगा तो। आया। चलिए बात करेंगे प्रकाश।
बेटा बहुत जरूरी है तो भी कॉल करूंगा, ऐसे नहीं कॉल करता हूं मैं। वन नाइन्टी फर्स्ट टेस्ट, बढ़िया जी बढ़िया। अच्छा तो ये तो हो गया, कुछ नहीं करना, ध्यान हो रिएक्शन में, बस a+2b है तो यहां पर कुछ x, तो यहाँ 2x, यहाँ 2y, यहाँ y, फिर करते रहना, हो जाएगा आसान क्वेश्चन। ये डिग्री सेल्सियस में दे रखा था। टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 27 डिग्री टू 327 डिग्री सेल्सियस। डी ब्रोगली वेवलेंथ पर कमेंट करना है। लेमडा इक्वल्स टू h/mv, और v की जगह क्या लिख सकते हो? v की जगह लिख सकता हूं 3RT/m। हमें केवल टेम्परेचर से मतलब है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेमडा की वैल्यू कम होगी। बहुत आसान क्वेश्चन। देन थर्ड वन, टू गेट मोललिटी, मोललिटी चाहिए भाई। 500 ml वाटर है तो वाटर का मास कितना हो जाएगा? 500 ग्राम। सॉल्वेंट का मास, इसमें कोई डाउट किसी को? KNO3 के मोल्स निकाल लो। KNO3 के मोल्स 10.1 ग्राम। तो नियर बाई यहां से आप कह सकते हो ये 14, ये 39, ये 48, तो ये भी 101 ही होता है। तो इसके 0.1 मोल्स, तो नाइट्रेट आयन के भी इससे 0.1 मोल्स आ जाएंगे। वहां से कितने चाहिए उसके अकॉर्डिंग कर लो। हाँ बेटा सुखप्रीत, सब मैं ही बता दूं, बहुत आसान है। 0.1 मोल्स यहां से आ गए। अब कितने चाहिए? 0.3 मोलरिटी चाहिए। 0.3 कितने ग्राम पानी है? 500 ग्राम। यानी मान लो टोटल नाइट्रेट आयन के n मोल्स है, कितने ग्राम में? 500 ग्राम पानी। तो ये उसकी मोललिटी हो गई। और ये मोललिटी कितनी चाहिए? 0.3। तो n की वैल्यू चाहिए 0.3/2, यानी 0.15। 0.15 में से 0.1 तो इससे आ गए, तो और कितने चाहिए? 0.05। 0.05 किससे आने चाहिए? इससे। तो इसके मोल्स कितने होंगे? 0.05/2। 0.05/2 का मास निकाल लो। इसके इतने मोल्स का मास निकाल लीजिए। यहां पर आपको बताना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा। Cl2, ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी? आप सोचो ये क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। यार ये तो बता दिया था यार, ये लेकिन नहीं बताया था। टेम्परेचर वाला इफेक्ट तो अभी नहीं बताया मैंने। टेम्परेचर वाला वैसे आंसर जो है इसका कैलकटा होगा, लेकिन ये टेम्परेचर वाला इफेक्ट अभी बाकी है। तो अभी इसमें प्रॉब्लम आएगी।
आसानी है, मेरे हिसाब से कर सकते हो। लैंग्वेज बड़ी है क्वेश्चन की। क्लोरीन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ए कंटेनर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ 5 लीटर कैपेसिटी एट 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वॉल्यूम दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है। When the temperature was raised to 600 Kelvin, then a reaction will start between chlorine and aluminium. ये भी solid है, ये भी solid है. If after some time the reaction stops and mass of AlCl3 formed is 13.35 gram, then Kp of the above reaction, assuming no change in volume. तो यहां पर देखा जाए तो AlCl3, तो ये मोल्स अगर हम निकालें तो AlCl3 के कितने मोल्स बन रहे हैं? 0.1 मोल, 0.1 मोल। और इनिशियली यहां पर देखो RT की वैल्यू दे रखी है, तो इनिशियली क्लोरीन के कितने मोल्स डाले वो आप कैसे निकाल सकते हो? PV इक्वल्स टू NRT से, PV इक्वल्स टू NRT से क्लोरीन के मोल्स निकाल सकते हैं। 5 इंटू 5/25 यानी कितने मोल्स? 1 मोल। 1 मोल क्लोरीन हमने डाला, उसमें से इसके कितने बन गए? 0.1। तो इसके कितने बचे हुए रह गए? 0.1। अगर इस यानी 0.1 माइनस एक्स, तो इसके जो बनेंगे वो कितने होंगे? 2/3x। 2/3x की वैल्यू कितनी दे रखी? 0.1। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 0.15। 0.15। तो क्लोरीन के कितने मोल्स बचे हुए हैं वो पता चल जाएंगे। बचे हुए मोल से फिर Pv इक्वल्स टू NRT लगा दो, तो फाइनली कंटेनर में क्लोरीन के मोल्स आ जाएंगे। फाइनली कंटेनर में क्लोरीन के मोल्स आ गए। हाँ, ध्यान रखना अब की बार टेम्परेचर 300 केल्विन नहीं 600 केल्विन है। तो बचे हुए मोल से जब प्रेशर निकालोगे तो RT की वैल्यू 25 नहीं 50 पुट करोगे। 50 पुट करोगे, उससे क्लोरीन का फाइनल प्रेशर आ गया, और जो क्लोरीन का प्रेशर है उसी से आपको Kp निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 की पावर 3/2। अच्छा, मैंने यहां गलत लिख दिया बेटा, ये 1 ही है, 1, 0.1 नहीं है, 1 माइनस एक्स है। हाँ भूमि जी, जाके पहले मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स अटेंड करो, तब ये सब समझ में आ जाएगा कि इसके एक्स रिएक्ट करने पर ये कितना बनेगा। पहले मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स अटेंड करो, पहले 4-5 लेक्चर, सब समझ में आ जाएगा। समझ में आया? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको Z2 को Cl2 मान लो, यानी ये पेपर आसान पेपर ही है। ऐसे भी मान सकते हो Cl2 कन्वर्टिंग इनटू Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस, उसकी जगह Z2 लिख दिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। आप सबको पता है इसका एन फैक्टर कितना आता है? 5/3। तो यहां पर इसका भी एन फैक्टर Z2 का भी कितना हो जाएगा? 5/3। तो इसका मॉलिक्यूलर मास 180 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3। सही किया क्या? अच्छा, 180 नहीं 160 लिखना पड़ेगा। इसमें बहुतों ने गड़बड़ कर दी। 160 की जगह बहुतों ने 60 ले लिया।
तो आंसर 96 का आधा आ गया, राइट? 48 आ गया। मैंने भी 160 का 180 ले लिया था अभी। केपी दे रखा है, केसी निकालना है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। केपी इक्वल्स टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी कितना दिख रहा है? 1। तो मुझे लगता है कैलकुलेशन भी आसान ही है। इक्विलिब्रियम पर सबकी कंसंट्रेशन, सबके मोल्स दे रखे हैं 1 मोल ईच। इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल। तो के सी इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं? 1/1 इंटू 1 और 1/v की पावर -4। 1/v की पावर -4। बैलेंस करना है। K2Cr2O7 FeC2O4, आयरन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन का भी हो रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरह के, हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। सिंपलेस्ट नॉन फ्रैक्शनल कोफिशिएंट, मतलब मिनिमम इंटीग्रल वैल्यूज होनी चाहिए इनकी। मिनिमम इंटीग्रल वैल्यूज होनी चाहिए इन सब की। सिंपलेस्ट का मतलब ये कि मिनिमम वैल्यू हो। सिक्स्थ का आंसर गलत है। क्यों गलत है भाई? क्या दे रखा है सिक्स्थ का आंसर? आगरा। क्यों? 48 क्यों आएगा? 48 क्यों आएगा भाई? मेरा 48 कहाँ आ रहा है? 160 डिवाइड बाई 5, 32 इंटू 3, 96। कार्तिक के 48 क्यों आएगा? मेरा कहाँ 48 आ रहा है? Z2 लिखा हुआ है, अभी बोला भी वही है। और मैंने ये भी बोला था कि 180 डिवाइड बाई 5/3 नहीं करना है। यशराज जी, यशराज जी थोड़ा सा। यशराज कह रहा है सर ये डेल्टा एन जी, बेटा गैसियस रिएक्शन होती तो डेल्टा एन जी, यहां एक्वस रिएक्शन है तो इन सब की वॉल्यूम वाली टर्म तो आएगी आएगी ना। तो यहां पर इन सब का कोफिशिएंट पिक्चर में आ जाएगा। सबके लिए v से डिवाइड करो, अपने आप समझ में आ जाएगा तुम्हें। और यहां पर ये 1 की पावर 4 है, तो 1 की पावर 4 लिखो या ना लिखो, सब समझ में आए तब को। समझ में आई यशराज को बात? हाँ जी। 12 मिलीग्राम, ध्यान रखना 12 मिलीग्राम है, यानी 12 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। मैग्नीशियम 24, तो ये 1/2 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स। और फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो दोनों को ऐड कर दो। 15 + 7, इसको किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट कर दो, तो 15.035 + 7.646, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। इंटू 100 कर दिया, किलो जूल पर मोल। एक मोल के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। हमारे पास जितने मोल्स हैं उतने मोल से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए।
इतना ही करना है जी। और नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना है। ये आंसर है, बस इतना सा करना, 1.2 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है या वेव, थर्मो, वापस एटॉमिक स्ट्रक्चर जाके पढ़ो अब, सब समझ में आएगा। पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा बेटा, और जब तक नहीं पढ़ोगे ऐसे ही क्वेश्चन पूछते रहोगे, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। डन। एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। कुछ नहीं करना है, एक एटम को आयोनाइज करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट कर दिया, इससे मल्टीप्लाई, यानी एक मोल को आयोनाइज करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, तो इतने मोल्स के लिए कितनी चाहिए? इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता बेटा। ये ऑलरेडी किलो जूल पर मोल हो गया, यहां पर इसमें सब आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी कन्वर्ट कर दिया, अवोगाड्रो नंबर से भी मल्टीप्लाई कर दिया। भावेश, एक तो आसान कर दो, उसमें भी कंफ्यूजन है। इसमें सब ऑलरेडी आ चुका है, एवोगाड्रो नंबर और सब आ गया, इसमें यूनिट देखो किलो जूल पर मोल, और आसान कर दिया। बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, होना चाहिए, क्योंकि हम क्लास में भी इस तरह की रिएक्शन को बैलेंस कर चुके हैं, बहुत सारी बैलेंसिंग कर चुके हैं यहां पर क्लास में। ये इक्विलिब्रियम का अगेन एक बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भी आसान है, ये भी होना चाहिए। उसके बाद आई थिंक इसमें तो कुछ करना ही नहीं है यार, केपी इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ऑब्जेक्टिव 7 ऑब्जेक्टिव थे, होना चाहिए। इसमें पता नहीं बहुतों ने क्यों गड़बड़ कर दी भाई, इसमें बहुतों ने क्यों गड़बड़ कर दी, मुझे उसका लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। कितनी बार इसके एन फैक्टर निकाल चुके होंगे, Z2 Cl2 I2, खुद देखना जाके कितनी बार एन फैक्टर निकाला हुआ है। इसमें लैंग्वेज ज्यादा है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी लैंग्वेज, क्या होता, कुछ जनता को लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती। क्वेश्चन बहुत सारे सिंपल होते हैं, लेकिन क्या होता है, इतना सारा कौन पढ़े, पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं, यहां पहुंचते हैं तब यहां ये भूल जाते हैं, वापस ये पढ़ते हैं तो ये भूल जाते हैं, वो रिटेन ही नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, बट छोटी छोटी बहुत सारी स्टेप्स है कि पहले मोल्स निकालो, पहले एक मोल, उसमें से रिएक्ट कितने कर गए, बचे हुए कितनी है, बचे हुए मोल्स का फिर से प्रेशर निकालो, और जो प्रेशर है वही केपी है, जो प्रेशर है वही केपी है। पहले मोल्स निकाले, 1 मोल, 1 मोल में से दे रखा है कि ये कितना बना, 13.35, यानी इसके कितने मोल्स बने, 0.1। अगर इसके 0.1 मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके कितने रिएक्ट करेंगे, 0.15, तो इसके कितने बच गए, 0.85। फिर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से इसका क्या पता चल गया, प्रेशर, और जो इसका प्रेशर है वो यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन यार अभी कर लिया तो अच्छी बात है, लेकिन ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ली शेटिलियर के बाद होगा। ये कंसंट्रेशन टर्म का क्वेश्चन है, अगेन मेरे हिसाब से तो आसान है। एक सिंपल सा फॉर्मूला, ये से बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में कर लिए हमने, बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में कर चुके हैं हम। ये किया या नहीं किया? नहीं किया है। ये भी नहीं बताया मैंने।
नहीं हुआ, नहीं हुआ। अभी बताऊंगा, अभी होल्ड कर दूं। तो 2 क्वेश्चन में तो गड़बड़ है। चलो इन 2 को हटा के चेक करो। 2 क्वेश्चन हटा दो, फिर डिसाइड करना है। हटा दो, इसको भी काउंट मत करो। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, याद है? लास्ट क्लास में होमवर्क क्या था? ये तो कर चुके हैं आई थिंक। होमवर्क कुछ दिया था क्या मैंने लास्ट क्लास में? 48। होमवर्क तो कुछ भी नहीं था। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, और उसमें मैंने आपको बताया था कौन सा फैक्टर हमेशा डोमिनेट करता है। वॉल्यूम फैक्टर ऑलवेज डोमिनेट। और मैंने कहा था चाहे किसी के मोल्स कम हो चाहे किसी के मोल्स बढ़े, अगर आपने वॉल्यूम कम किया है तो सबकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सबके पार्शियल प्रेशर बढ़ेंगे। स्टेटमेंट लिख लिया था क्या हमने? स्टेटमेंट लिख लिया था क्या? बताओ बताओ जल्दी। कोई कह रहा लिख लिया था। An increase in pressure by decreasing volume results in increase in partial pressure ये लिख चुके हैं ना हम, बस इसी की बात कर रहा हूं। तो सबका पार्शियल प्रेशर, सबकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, ये ध्यान रखना। अब इसी में एक और पॉइंट पर आ रहा हूं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर में एक और पॉइंट पर आ रहा हूं। क्या होगा किसी रिएक्शन में अगर कोई गैस ही इन्वॉल्व नहीं हो तो? इफ रिएक्शन involves only solid and liquid, अगर किसी रिएक्शन में केवल सॉलिड और लिक्विड ही इन्वॉल्व हो तो क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल Fe सॉलिड से Fe लिक्विड है। अब एक तो यहां पर प्रॉब्लम ये कि एक कंटेनर में आपने Fe सॉलिड डाला, मान लो जैसे होता ना, कोई रिएक्शन होगी, कोई 5% होती, कोई 10% होती, कोई 15% होती है, कोई बहुत कम होती है, कोई बहुत ज्यादा होती है। क्वेश्चन आता है ये रिएक्शन कितनी होगी? तो यहां पर कह सकते हो कि एक प्रॉब्लम है। अगर रिएक्शन में गैसेस इन्वॉल्व हो या रिएक्शन किसी सॉल्यूशन में हो रही तो हम बता सकते हैं कि वो रिएक्शन कितनी होगी।
लेकिन अगर केवल सॉलिड लिक्विड इन्वॉल्व है तो हम केसी केपी का एक्सप्रेशन तो लिख ही नहीं पाते। तो ये रिएक्शन में कब इक्विलिब्रियम आएगा ये हम नहीं बता सकते। ये हमारी यूं कह दो कि एक तरह से लिमिटेशंस हैं कि हमारी थ्योरी अभी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम सॉलिड लिक्विड जहां इन्वॉल्व हो वहां बता सके कि ये रिएक्शन 2% होगी, 5% होगी, 0.1% होगी। ये हमें नहीं पता। इक्विलिब्रियम तो यहां पर भी आएगा, ऐसा नहीं कि इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम यहां पर भी आएगा, बट कब आएगा ये हम नहीं बता सकते। लेकिन लेट से अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो प्रेशर बढ़ाने पर इस पर क्या इफेक्ट होगा वो ली शेटिलियर से बता सकते हैं। वो अभी भी हम बता सकते हैं, ली शेटिलियर से बताया जा सकता है, लेकिन उसका एक सोचने का तरीका है। देखो, वैसे ही सोचोगे तभी समझ में आएगा, और किसी तरीके से नहीं सोचना है। तो ली शेटिलियर कैसे समझाता है वो मैं बता रहा हूं यहां पर। तो उसके लिए पहले एक छोटा सा पॉइंट समझना। लेट से एक कंटेनर है जो कि पूरा लिक्विड से भरा हुआ है, पूरा लिक्विड से भरा हुआ है। अब इमेजिन करो कि ये लिक्विड एक्सपेंड होता है। इमेजिन करो कि ये लिक्विड एक्सपेंड होता है तो क्या होगा? कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर, वॉल्स पर सोचना, अगर ये लिक्विड एक्सपेंड होता है तो कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे लिक्विड एक्सपेंड होगा वॉल्स पर प्रेशर बढ़ेगा। और लिक्विड अगर एक्सपेंड हो रहा है, लिक्विड अगर एक्सपेंड हो रहा है तो उसकी डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी कम होगी तो कह सकता हूं कि जैसे जैसे इसकी डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम हो रही है मतलब लिक्विड क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है और प्रेशर बढ़ेगा। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, जो लेस डेंस सब्सटेंस है उसके कारण प्रेशर ज्यादा लगेगा, मोर प्रेशर। और अगर मोर डेंस है, यानी उल्टा सोचें, अगर ये इसकी डेंसिटी बढ़ रही है तो ये श्रिंक होगा, और अगर ये श्रिंक होगा तो प्रेशर कम लगेगा। ध्यान रखना, ये उसी लिक्विड की बात हो रही, अलग अलग लिक्विड में कंपेयर नहीं कर रहा हूं। सेम लिक्विड एक्सपेंड हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, तो उस केस में इस तरह से सोचोगे, लेस डेंस मोर प्रेशर, मोर डेंस लेस प्रेशर, राइट। अब इस वाला एग्जांपल पर आता हूं। लेट से ये कंटेनर है और इस कंटेनर में आपने प्रेशर बढ़ा दिया। सब सही लिखा है बेटा? तो यहां पर इस कंटेनर का आपने प्रेशर बढ़ा दिया। अब प्रेशर बढ़ा दिया तो ली शेटिलियर क्या कहता है कि सिस्टम वापस से प्रेशर को कम करने की कोशिश करेगा। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया है तो सिस्टम प्रेशर को कम करने की कोशिश करेगा। अब सिस्टम प्रेशर को कम कैसे करे? उसके पास क्या ऑप्शन? वही फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाना। तो अगर सिस्टम चाहता है कि प्रेशर कम हो तो अगर मोर डेंस सब्सटेंस बनेगा तो प्रेशर कम लगेगा। तो वो रिएक्शन को एक इस तरफ लेके जाएगा जहां मोर डेंस सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है। सॉलिड और लिक्विड में से कौन ज्यादा डेंस होता है? सॉलिड। तो वो रिएक्शन को पीछे की तरफ लेके जाएगा। यानी अगर मैं इस रिएक्शन का प्रेशर बढ़ाता हूं तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो ओवरऑल रिजल्ट को ऐसे याद रखना, ओवरऑल रिजल्ट आप ऐसे याद रख सकते हो, एन इंक्रीज इन प्रेशर फेवर्स more dense substance, more dense substance। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो मोर डेंस, प्रेशर कम करोगे तो लेस डेंस। ये फाइनल कंक्लूजन है। प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिस तरफ ज्यादा डेंस सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा हो।
क्योंकि प्रेशर आपने बढ़ाया, सिस्टम का प्रेशर बढ़ गया, सिस्टम को प्रेशर कम करना है। प्रेशर कम कैसे करेगा? तो जो मोर डेंस होगा उसके कारण लेस प्रेशर लगेगा, तो रिएक्शन उस तरफ चली जाएगी जो कि ज्यादा डेंस सब्सटेंस है। यानी ये फाइनल कंक्लूजन याद रख लेना, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन हमेशा उस तरफ जाएगी जिस तरफ ज्यादा डेंस सब्सटेंस है। इसको वैसे कभी कभी गैसेस वाले पे भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है। जिधर प्रेशर बढ़ाने पर इधर रिएक्शन कहाँ जाती? जिस तरफ गैसेस के मोल्स कम हो, जिस तरफ गैसेस के मोल्स कम हो, मतलब क्या है? डेंस ज्यादा हो। ये भी बोल सकते हो आप, कुछ हद तक सही है। जैसे ए सॉलिड ए गैस, यहां पर भी कह दूं कि प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन किस तरफ जाएगी, तो आप ये कह सकते हो जिधर गैसेस के मोल्स कम हो, मतलब एक तरह से पीछे, क्योंकि ये ज्यादा डेंस है। मोर डेंस का कोई मतलब नहीं होता बेटा, मोर डेंस का यही मतलब होता है। अगर मोर डेंस का भी मतलब कुछ निकल जाए तो फिर तो क्या कहना। मतलब का मतलब क्या होता है सुमित, बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मतलब? अब ये सेंटेंस ठीक है यार, मोर डेंस का मतलब पूछोगे तो फिर क्या है, बचा ही क्या फिर? मतलब मैं कुछ भी वर्ड बोलूं तुम उसका मतलब पूछ लिया करो, सर इसका मतलब। जैसे इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं, ग्रेफाइट से डायमंड कौन ज्यादा डेंस होता है, ग्रेफाइट या डायमंड? सबको पता है डायमंड जो है वो ज्यादा डेंस होता है। प्रेशर बढ़ाने पर ये रिएक्शन किस तरफ जाएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यमन, उत्कर्ष, दुर्गेश, दीपिका, हरेंद्र, और भी बहुत सारे नाम हैं। थोड़े बड़े नाम पढ़ने में तकलीफ होती, देखो छोटे जल्दी पढ़ लेता हूँ। हेलो, नेहा, अलशत, मनन, मृकांक, भाविक, नीलेश, फॉरवर्ड जाएगी साहब। लेकिन जब नाम पढ़ने लगता हूं तो कमेंट नहीं पढ़ पाता हूं, कमेंट पढ़ने लगता हूं तो नाम नहीं पढ़ पाता हूं यार। देखो कौन कह रहा बैक, प्रेशर बढ़ाने पर मोर डेंस, कौन ज्यादा डेंस है? डायमंड, तो फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड क्यों जाएगी भाई? बट इसी में एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल और लेता हूं। H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा? प्रेशर बढ़ाने पर किस तरफ जाएगी ये रिएक्शन? H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, कौन सी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो? डायमंड वाला नहीं, अब मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात कर रहा हूं। H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, ऋषभ का आंसर सही है। कौन ज्यादा डेंस है, आइस और लिक्विड वाटर में से कौन ज्यादा डेंस है? लिक्विड वाटर ज्यादा डेंस है। दो ही ऐसे सब्सटेंस, एक बिस्मिथ और एक वाटर, जिनकी लिक्विड फॉर्म सॉलिड से ज्यादा डेंस होती है। ये फॉरवर्ड में जाएगा। मतलब प्रेशर बढ़ाने पर मान लो पानी कहीं टेम्परेचर लेट से -10 डिग्री सेल्सियस है, -10 डिग्री पर ऐसे पानी, आइस जो है वो मेल्ट नहीं होगी, बट -10 डिग्री सेल्सियस पर आप प्रेशर बढ़ा दो तो हो सकता आइस मेल्ट हो जाए। वो कितना बढ़ाना पड़ेगा उस पर डिपेंड करेगा, बट आइस को मेल्ट किया जा सकता है 0 डिग्री से कम टेम्परेचर पर भी। माइनस में अगर टेम्परेचर हो तब भी आइस मेल्ट हो सकती है, बट उसके लिए प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा।
प्रेशर जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। अभी भी कौन बैकवर्ड बैकवर्ड कर रहा है बेटा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। कुछ जनता को पता ही नहीं है कौन ज्यादा डेंस होता है। पानी के केस में लिक्विड ज्यादा डेंस होता है। और आपको पता है आइस में स्की जो करते हैं वो क्यों पॉसिबल है, आइस में ही क्यों हो पाती स्की, आपको पता है? इस कारण, जब आप उस स्की की प्लेट्स पर खड़े होते हो ना तो उस पर प्रेशर पड़ता है, और जब उन प्लेट्स पर प्रेशर पड़ता है तो उन प्लेट्स के नीचे जो कांटेक्ट में आइस होती है ना वो मेल्ट कर जाती थोड़ी सी, जिसके कारण लिक्विड बन जाता है हल्का सा, और वो फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम हो जाता है। इसीलिए आइस में आप स्की कर सकते हो, घर के फ्लोर पे नहीं कर सकते आप। फ्लोर पर नहीं कर सकते, यहां आप प्लेट्स पे खड़े हो जाओ तो फ्लोर मेल्ट नहीं होगा, बट वो आइस जो है वो मेल्ट हो जाता है। समझ में आई बात? तो वो स्की जो है वो इसीलिए पॉसिबल होती है क्योंकि लिक्विड वाटर इज मोर डेंस। वरदान इस जगह पर कमेंट मत करो, ये तुम शायद पिछली वाली क्लास में भी कर रहे थे, यहाँ पे भी कर रहे हो, सही प्लेटफॉर्म नहीं है। जो प्लेटफॉर्म जहां है वहां पर कमेंट करो। टेस्ट पेपर सेपरेट नहीं है, टेस्ट पेपर बेटा आई डोंट नो, वो एक साथ ही होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री सबके ही। बिल्कुल, इसीलिए आइस फ्लोट करता है पानी पर। अगर आइस पानी में फ्लोट ना करे तो एक्वेटिक स्पीसीज, पता है क्या होगा, आइस अगर नीचे चला जाए ना तो एक्वेटिक स्पीसीज खत्म हो जाएगी बहुत सारी। बहुत सारी जगह, इवन अंटार्कटिका, यहाँ पर भी ऊपर आइस लेयर के नीचे, आइस लेयर्स जो होती है उसके नीचे भी लिक्विड वाटर होता है। सब देखो यार, पढ़ाते वक्त ना कोई भी किसी भी तरह की बातें करने लगता है ना, कोई सेंस ही नहीं है उनको। मैं यहाँ पर कुछ पढ़ा रहा हूँ, कोई पेपर के बारे में बात करता है, कभी कोई और बात करता है। सब्जी मंडी थोड़ी है यहाँ पर। हमें लगता है कुछ भी पूछ लो सर से। सोचो तुम मूवी देख रहे हो और मैं तुमसे बीच में पूछूं कि अच्छा बता ना इसका फॉर्मूला क्या होता है, फिर पूछूंगा मैथ्स में इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये पी एंड सी का क्वेश्चन मूवी देखते वक्त ये सब बातें करूँ तो। एक तो और तुमसे एक क्वेश्चन फिजिक्स का पूछ लूं, एक केमिस्ट्री का पूछ लूं, एक मैथ्स का पूछ लूं। अरे इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए यार। क्लास चल रही, मन में आए जो पूछ लो, ऑनलाइन है तो, है ना, देख तो नहीं रहे। स्कूल में भी ऐसा करते हो फिजिक्स की क्लास में कि मेरा मन नहीं कर रहा, मैं क्या करूं, ये नहीं करूं। आदर्श, एक तो वाटर और एक बिस्मिथ, ये दो ऐसे सब्सटेंस है जिनकी लिक्विड फॉर्म सॉलिड से ज्यादा डेंस होती है। ठीक है, चलिए, ये याद रहेगा, ये एग्जाम्पल्स याद रखना। देन नेक्स्ट पार्ट पर आ रहा हूं, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। एक कंटेनर में हम इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, इसमें दो पार्ट आएंगे। फर्स्ट, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये भी बात सही कही प्रियांश ने, सर सब्जी मंडी में भी आदमी सब्जियों के बारे में ही पूछता है।
अनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर के कारण नहीं होता है, यही इफेक्ट है, बिकॉज ऑफ दैट हम कहते हैं कि अनोमलस बिहेवियर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी अगर है तो उसकी डेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। ये एक फैक्ट है, एक पॉइंट अलग है इसको कि आइस कम डेंस होता है, पानी ज़्यादा डेंस होता है, और पानी में भी पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस तक सबसे ज़्यादा होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। तो ये फैक्ट, अब इसको जो भी बोलना है वो नाम दे दो, कंक्लूजन ही है, इसको ही बोलते हैं कि एनोमलस बिहेवियर या जो भी है। एनोमलस बिहेवियर के कारण नहीं होता है, इसी बिहेवियर को एनोमलस बिहेवियर बोलते हैं। चलिए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, लेट से ये कोई रिएक्शन है, ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी, एंड ऑलरेडी ये इक्विलिब्रियम पर है किसी कंटेनर में, और अब हम इस कंटेनर में कोई इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब आप बताओ, एक तो इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया, इनर्ट गैस का मतलब ये नहीं हीलियम, इनर्ट गैस नाइट्रोजन भी हो सकती, कुछ भी हो सकती, जिसकी ए बी सी किसी के साथ कोई रिएक्शन ना हो, वो सब इनर्ट गैसेस है। ये नहीं कि इनर्ट मतलब हीलियम हो गई, नाइट्रोजन डाल रहे हैं, अगर वो ए बी सी किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रही तो नाइट्रोजन यहां पर इनर्ट गैस है। तो अब मुझे ये बताओ कि क्या होगा अगर हम यहां पर इस कंटेनर में कोई इनर्ट गैस ऐड करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी? हाँ, वो बिल्कुल सही है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है आइस का, केज लाइक स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके कारण आइस की डेंसिटी कम हो जाती है, उसमें एम्प्टी स्पेस बढ़ जाती है, लिक्विड वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। केज लाइक स्ट्रक्चर होता है पर्टिकुलर आइस का, डायमंड की तरह होता है उसका भी स्ट्रक्चर। अच्छा, क्यों बैकवर्ड जाएगी? बैकवर्ड क्यों जाएगी, जल्दी से बताओ। वंशिका, पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछो, इस तरह से हवा में कोई स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है। ओके, सुखप्रीत का कहना है कोई चेंज नहीं होगा, तनीषा का भी कहना है कोई चेंज नहीं होगा। बट ज्यादातर का कहना है कि रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी। लॉजिक ये है कि इनर्ट गैस डालेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो रिएक्शन उस तरफ जाती है जिस तरफ गैसेस के मोल्स कम हो, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी। लग तो रहा है कि ये एक्सप्लेनेशन सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है वो समझाता हूं। एक्चुअली हमने क्या रिलेट कर दिया, प्रेशर बढ़ रहा है तो रिएक्शन पीछे जाएगी, लेकिन याद करो लास्ट टाइम जब भी मैंने ये समझाया कि प्रेशर किसके कारण बढ़ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर मैं इस एंगल से देखूं तो कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड क्यों जाती, क्योंकि Q जो है वो पहले Kc के बराबर होता है। अब आप कुछ चेंज करते हो जिसके कारण Q की वैल्यू बदल जाती है, जब Q Kc के बराबर नहीं होता है तो वापस से रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड में जाती, ताकि Q की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, Kc के बराबर हो जाए। सोचो यहां पर अगर ऑलरेडी सिस्टम इक्विलिब्रियम पर, इसके मोल्स A, इसके B, इसके C, तो B इंटू सी अपॉन ए एंड 1/V की पावर 1। अब यहां पर जब मैं इनर्ट गैस डाल रहा हूं, ना तो मैंने ए के मोल्स चेंज किए, ना बी के, ना सी के, ना कंटेनर का वॉल्यूम चेंज किया, तो यहां पर तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। मतलब इस क्यू की वैल्यू अभी भी केसी के बराबर है, इनर्ट गैस डालते जाओ कोई चेंज नहीं होगा यहां पर। यानी क्यू केसी के बराबर है, तो ना तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, ना ये रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी, यानी कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, लेकिन आप पूछो क्या प्रेशर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? यस, प्रेशर बढ़ेगा।
प्रेशर बढ़ेगा लेकिन इस रिएक्शन पर उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। तो अब कंफ्यूजन आता है कि सर आपने तो कहा था प्रेशर बढ़ेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो इसीलिए वहां पर मैंने हर जगह ये हाईलाइट किया है कि प्रेशर आप कैसे बढ़ा रहे हो। प्रेशर बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। इनर्ट गैस डाल के भी प्रेशर बढ़ा सकता हूं, कंटेनर का वॉल्यूम डाल के, वॉल्यूम कम करके भी प्रेशर बढ़ा सकता हूं, लेकिन दोनों का मतलब सेम नहीं है, दोनों का इफेक्ट सेम नहीं होगा। वॉल्यूम कम करके प्रेशर बढ़ाओगे उसका इंपैक्ट अलग होगा, बिना वॉल्यूम चेंज किए हुए इनर्ट गैस डाल के प्रेशर बढ़ाओगे तो उसका इंपैक्ट अलग होगा। लास्ट टाइम जब हमने प्रेशर बढ़ाया था तो किसको चेंज किया था? वॉल्यूम को। और जैसे ही वॉल्यूम चेंज हुआ क्यू की वैल्यू बदल गई, क्यू की वैल्यू बदल गई, इसीलिए इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड या बैकवर्ड में शिफ्ट हो रहा था। लेकिन यहां पर तो आप वॉल्यूम ही नहीं बदल रहे हो तो कुछ भी नहीं होगा। यानी अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं, बताओ रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड में जाएगी, तो या तो आपको पूछना पड़ेगा पहले कि बताओ सर प्रेशर कैसे बढ़ा रहे हो। अगर मैं कहता हूं इनर्ट गैस डाल के एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो कह दो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि वॉल्यूम कम करके, तो जाओ पहले वाले केस पर कि अच्छा सर वॉल्यूम कम करके प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिस तरफ गैसेस के मोल्स कम होंगे। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये नहीं बस प्रेशर बढ़ रहा है, अरे प्रेशर कैसे बढ़ रहा है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेशर हम कैसे बढ़ा रहे हैं। तो इनर्ट गैस अगर ऐड करोगे एट कांस्टेंट प्रेशर तो रिएक्शन ना तो फॉरवर्ड में जाएगी ना बैकवर्ड में जाएगी। इसको ऐसे भी समझ सकते हो और दूसरा एक और तरीका भी है। और कैसे समझ सकते हो? एक और तरीका बताता हूं। पार्शियल प्रेशर, क्योंकि ये तो मैंने केसी से समझाया, केपी से कैसे समझोगे? केपी किसके बराबर होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। और पार्शियल प्रेशर कैसे निकाला जाता है उसके दो तरीके हैं। एक तो एन बाई वी आर टी, पीबी इक्वल आर टी, ये सी के मोल्स, कंटेनर का वॉल्यूम आर टी। जब आप इनर्ट गैस डाल रहे हो ना तो सी के मोल्स डाले, ना कंटेनर का वॉल्यूम चेंज किया, ना टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, तो ना तो सी का प्रेशर पार्शियल प्रेशर चेंज होगा, ना ए का पार्शियल प्रेशर चेंज होगा, ना बी का पार्शियल प्रेशर चेंज होगा। तो अभी भी ये रेशियो केपी के बराबर है। लेकिन अगर आप वॉल्यूम चेंज करके प्रेशर चेंज करते हो तो जैसे ही वॉल्यूम चेंज होता है सबके पार्शियल प्रेशर भी बदल जाते हैं, इसीलिए रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाती है। और राइट नाउ जब हम इनर्ट गैस डाल के प्रेशर चेंज कर रहे हैं, इनर्ट गैस डाल रहे हैं कंटेनर में एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो किसी का पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए रिएक्शन ना तो फॉरवर्ड में जाएगी ना बैकवर्ड में जाएगी। तो यहां पर लिखो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम has no effect on equilibrium state because partial pressure pressures remain unchanged. Partial pressure remains unchanged. आदित्य कह रहा है कि सर पार्शियल प्रेशर अगर मोल फ्रैक्शन इनटू पीटी करें वहां से ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां से मोल फ्रैक्शन भी चेंज हो रहा है, पीटी भी चेंज हो रहा है, लेकिन वो दोनों का जो इफेक्ट आएगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। जितना मोल फ्रैक्शन कम होगा उतना ही पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसीलिए जितना मोल फ्रैक्शन कम होगा उतना ही टोटल प्रेशर बढ़ रहा है, इसीलिए यहां से समझो। इसीलिए मैंने हमेशा बोला कि पार्शियल प्रेशर निकालने के दो तरीके हैं, एक तो पीवी इक्वल आर टी और दूसरा मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। कहां पर कौन सा यूज करना है वो पता होना चाहिए। कांस्टेंट के बाद मैंने वॉल्यूम नहीं लिखा, भाई लिख लेना।
समझ में आया? महान ये बलोची। शिवम पूछ रहा सर प्रेशर कैसे बढ़ रहा है? वाह, वेरी गुड शिवम, वेरी गुड। शिवम तो पूछ रहा है कि सर इनर्ट गैस डालने से प्रेशर कहाँ बढ़ रहा है, आप क्यों वो सोच रहे हो कि प्रेशर बढ़ेगा? गजब, प्रॉब्लम ही खत्म है शिवम। लेकिन दूसरी कंडीशन पर आते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर सुमित बेटा क्वेश्चन करो सुमित, सब अक्कल आ जाएगी। जब ये क्वेश्चन नहीं करते ना तो ऐसे उठपटांग से क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, कहां पर केसी और कहां केपी यूज करेंगे। पता खाने की बहुत सारी चीजों में शक्कर डलती है, बहुत सारी चीजों में नमक डलता है, बहुतों में नहीं डलता है। किसी जगह मिर्ची डलती है, किसी जगह मिर्ची नहीं डलती है, किसी में लहसुन डलता है, किसी में नहीं डलता है। कैसे पता चलता है बेटा है? खाने से और बनाने से, बाकी नहीं पता चलता। चलिए, पहले था एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे थे, मतलब कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स था, इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं। अब दूसरा केस ले रहा हूं, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कंटेनर में मैं इनर्ट गैस ऐड कर रहा हूं लेकिन कंटेनर का प्रेशर कांस्टेंट। अब कंटेनर का प्रेशर कैसे कांस्टेंट रखा जा सकता है, यानी कंटेनर में क्या लगा हुआ है, पिस्टन, और अब हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, इनर्ट गैस। सोचो क्या, इनर्ट गैस ऐड करने पर वो रिएक्शन तो नहीं हो रही है, इनर्ट गैस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन यहां पर अब जब हम इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो क्या कंटेनर का वॉल्यूम वही रहेगा या कंटेनर का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा? बताइए जल्दी से, वॉल्यूम वही रहेगा इनर्ट गैस डालने पर या वॉल्यूम बढ़ेगा? डेफिनेटली वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि इनर्ट गैस डालोगे कंटेनर में गैसेस के मोल्स बढ़ेंगे। अगर प्रेशर, कंटेनर का वॉल्यूम वही रहा, मोल्स बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। जैसे ही प्रेशर बढ़ने लगेगा पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी वॉल्यूम विल इंक्रीज, वॉल्यूम विल इंक्रीज। डेफिनेटली यहां पर वॉल्यूम बढ़ेगा, और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा आप कह सकते हो कि अब तो पार्शियल प्रेशर चेंज होंगे, अब तो पार्शियल प्रेशर यहां पर चेंज होंगे, ए का भी, बी का भी और सी का भी। यानी एक तरह से आप क्या कर रहे हो, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। एक तरह से आप इनर्ट गैस डाल के वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। तो अब क्या इफेक्ट होगा, जो वॉल्यूम बढ़ने का होगा। केसी का अगर मैं एक्सप्रेशन लिखो, बी इंटू सी अपॉन ए, तो एक तरह से आपने v को बढ़ा दिया, और जैसे ही v बढ़ेगा, अगर इस रेशो को कांस्टेंट रखना है तो b और c की वैल्यू भी बढ़ानी पड़ेगी, b और c की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, मतलब रिएक्शन किस तरफ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी।
रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। यहां पर मैं एक चीज बता दूं आपको, इनर्ट गैस डाल के वॉल्यूम बढ़ाओ या बिना इनर्ट गैस डाले हुए वॉल्यूम बढ़ाओ, दोनों का इफेक्ट वही होगा। इफेक्ट इनर्ट गैस का नहीं हो रहा है, इफेक्ट वॉल्यूम का हो रहा है, वॉल्यूम का इफेक्ट हो रहा है। तो यहां पर रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिस तरफ गैसेस के मोल्स बढ़ेंगे, तो यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ने पर रिएक्शन मूव्स इन द डायरेक्शन which produces more number of moles of gases। यहां पर एक तरह से आप कह सकते हो कि हाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ने पर रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिस तरफ गैसेस के मोल्स ज्यादा होंगे। यानी राइट नाउ इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करूं तो ये रिएक्शन किस तरफ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब क्या होगा यहां पर, अगर पूछा जाए ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी, अगर यहां पर इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो ए के मोल्स क्या होंगे, मोल्स ऑफ ए बढ़ेंगे या कम होंगे, ए के मोल्स पर कमेंट करो जल्दी से, बी के और सी तीनों के मोल्स पर कमेंट करो, ए बी सी तीनों के मोल्स पर कमेंट करो, किसके बढ़ेंगे किसके कम होंगे। डेफिनेटली रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, तो ए के मोल्स कम होंगे, बी के बढ़ेंगे और सी के भी बढ़ेंगे। एंड व्हाट अबाउट प्रेशर, ए बी सी इनके प्रेशर पर भी कमेंट करो, प्रेशर पर भी कमेंट करो। ए बी सी मोल्स तो हमें पता चल गए, बहुत बढ़िया, उत्कर्ष, शशि भूषण, आदित्य, प्रांजल, पूर्वी। अब प्रेशर पर कमेंट करना है, व्हाट अबाउट प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं, टोटल प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आयुष, अभिनव, मनन, निधि, तीनों के प्रेशर कम होंगे, तीनों के प्रेशर कम होंगे, किसी का भी नहीं बढ़ेगा, बिकॉज वॉल्यूम फैक्टर डोमिनेट्स, वॉल्यूम फैक्टर डोमिनेट्स और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ए बी सी सबके प्रेशर कम होंगे। भूल गए बेटा, लास्ट क्लास में चिल्ला चिल्ला के बोला है, फिर भूल गए। यही होता है, यही होता है। 10 दिन बाद फिर से किससे डिसाइड कर रहे हैं, मोल से डिसाइड कर रहे हैं, जबकि वॉल्यूम से डिसाइड करना है। लेकिन कौन याद रखे, बस वो मोल्स दिखते हैं ना, अच्छा उस रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है सर, बी के मोल्स बढ़ेंगे सी के बढ़ेंगे तो बी और सी का प्रेशर भी बढ़ेगा। ये भूल जाते हैं कि वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, ये भूल जाते हैं कि वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। ये पता नहीं ए का क्यों कम होगा बेटा, ए का भी प्रेशर कम होगा, बी का भी कम होगा, सी का भी कम होगा, तीनों का ही कम होगा। अभी भी कुछ जनता पता नहीं अपनी ही, कुछ नहीं सुनाई दे रहा उनको क्या मैं बोल रहा हूं। तो ये था इफेक्ट ऑफ
एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। और यहां पर एक चीज और बता दूं आपको, यहां पर मैं एक पॉइंट और बता देता हूं, ये ली शेटिलियर से नहीं आया है। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस आप ली शेटिलियर से नहीं समझा सकते हो, यानी कुछ जगह पर ली शेटिलियर से हम समझा पाते हैं, कुछ जगह पर ली शेटिलियर से नहीं समझा पाते हैं, और कुछ जगह ऐसी है जहां पर दोनों से समझा पाते हैं, यानी ली शेटिलियर और बाकी केपी केसी से। तो कहां पर किससे समझाना है ये पता होना चाहिए, बिकॉज ली शेटिलियर तो ये कहेगा आपने इनर्ट गैस डाली तो वो इनर्ट गैस को बाहर निकाल देगा, वो तो हो ही नहीं सकता। तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस पर ली शेटिलियर से नहीं, मैथमेटिकली ही केपी केसी से ही समझ में आएगा कि क्या करना है। राइट तो यहां पर ली शेटिलियर से नहीं, बिना ली शेटिलियर के समझाया। और लास्ट में आता है फोर्थ पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, लास्ट फैक्टर है। फोर्थ फैक्टर कह सकते हो, पहला था एडिशन ऑफ मोल्स, दूसरा था चेंज इन प्रेशर, तीसरा था एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एंड फोर्थ इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब यहां क्या होगा, कोई भी रिएक्शन है, मान लो इक्विलिब्रियम पर इसके ए मोल्स, इसके बी, इसके सी, के सी का एक्सप्रेशन लिखते हैं बी इंटू सी अपॉन ए इंटू 1/v। अब अगर मैं इस कंटेनर का टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं, कंटेनर का टेम्परेचर चेंज किया, ना तो ए के मोल्स चेंज किए, ना बी के, ना सी के, ना कंटेनर का वॉल्यूम चेंज किया, अब आप केवल क्या चेंज करो, टेम्परेचर। तो देखा जाए तो यहां तो कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं तो इनमें से तो किसी में चेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन टेम्परेचर चेंज करने पर इस केसी की वैल्यू बदल जाएगी। और जैसे ही केसी बदलेगा, अब क्यू की वैल्यू केसी के बराबर नहीं है, तो क्यू वापस किसके बराबर होगा, केसी के बराबर। सोचो अगर केसी की वैल्यू बढ़ गई तो फिर क्यू की वैल्यू भी और बढ़ेगी, केसी की वैल्यू कम हो गई तो क्यू की वैल्यू भी कम होगी। यानी अभी तक इस चैप्टर में केसी केपी कांस्टेंट थे, लेकिन टेम्परेचर चेंज करोगे तो केसी केपी चेंज हो जाएंगे। तो अब आप ये कह सकते हो अगर केसी की वैल्यू बढ़ गई तो ये वैल्यू भी बढ़ेगी, मतलब बी और सी की वैल्यू भी बढ़ेगी, मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड में। यानी रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड में जाएगी, ये इस पर डिपेंड करेगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है। और आप सबको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी तो रिएक्शन बैकवर्ड में आएगी। तो अब हमें यह देखना है, यानी टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा ये बताना, तो हमें यह पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो रहा है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट होगा ये अगर हमें बताना है, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो किसके बराबर होता है, के एफ अपॉन के बी, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। लिख देता हूं चलो, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। और ये जो रेट कांस्टेंट होते हैं ये टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस इक्वेशन, आर्रेनियस इक्वेशन ये डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो इक्वेशन। ये क्या बताती आर्रेनियस इक्वेशन की, जो रेट कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। इस इक्वेशन को ज्यादा डिटेल में 12th क्लास में भी पढ़ेंगे हम, काइनेटिक्स चैप्टर में, वहां पर इसको डिटेल में बहुत सारे डिस्कशन करेंगे। अभी तो बस केवल इतना समझ लेते हैं कि इस इक्वेशन में कौन सी टर्म क्या रिप्रेजेंट करती, वो मैं बता रहा हूं यहां पर। तो ऑब्वियसली बात है, इसे तो हम क्या कह रहे हैं, रेट कांस्टेंट। ये इसे कहा जाता है आर्रेनियस कांस्टेंट, इसे कहा जाता है आर्रेनियस कांस्टेंट। ईए को कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है ये भी डिटेल में हम उस चैप्टर में समझेंगे, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं समझा सकता हूं। आर का अपना ही मतलब है, पीवी क्वेश्चन आइडियल गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर। दिस इक्वेशन इज नोन एज आर्रेनियस इक्वेशन।
इस इक्वेशन में ये जो ए और ई ए होते हैं, ए एंड ई ए आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं, यानी टेम्परेचर चेंज करने पर इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। थोड़ा सा ग्राफिकली इस चीज को समझा देता हूं मैं आपको, एक्टिवेशन एनर्जी को ग्राफिकली समझा रहा हूं। ये वाई एक्सिस पर है पोटेंशियल एनर्जी, पीई मतलब पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी रिएक्शन जो होती है उसमें रिएक्टेंट जो जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी और ये प्रोडक्ट की एनर्जी, आर मतलब रिएक्टेंट, पी मतलब प्रोडक्ट। राइट नाउ अगर हम देखें तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है, मतलब ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। उल्टा भी हो सकता है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा हो, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। बट कोई भी रिएक्शन हो उसमें रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता तो एक टाइम ऐसा आता है जब, यानी जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ऐसा तो होता नहीं कि रिएक्टेंट है गायब हो जाएगा और प्रोडक्ट दिखने लगेगा, सडनली वो डिसअपियर हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसमें ग्रेजुअल चेंज होता है। जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है ना, तो इसे बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। इसे आप बोलते हो ट्रांजिशन स्टेट, मतलब एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो गई। इसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, ट्रांजिशन स्टेट, या एक और नाम है इसका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यानी कब, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो। तो यहां पर जब रिएक्टेंट और इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसे कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। दिस एनर्जी डिफरेंस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी ई ए फॉरवर्ड, और इवन हमें पता है हर रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है, इसे कहा जाता है ई ए बैकवर्ड। फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, यानी हर एक रिएक्शन की दो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। उसी तरह से ये जो आरएनएस कांस्टेंट होते हैं ये भी दो होते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। रेट कांस्टेंट भी दो होते हैं, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, राइट। तो अगर यहां फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है तो ये फॉरवर्ड आरएनएस कांस्टेंट, और ईए भी क्या होगा, फॉरवर्ड। तो ये फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, इसे हम कह सकते हैं बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है इसे कहा जाता है डेल्टा एच। और राइट नाउ यहां पर कह सकता हूं कि ये डेल्टा एच जो है वो किसके बराबर है, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। तो डेल्टा एच किसी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज किसके बराबर होगा, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको डेल्टा एच दे रखा होता है, ई ए फॉरवर्ड दे रखा है तो ई ए बैकवर्ड निकाल सकते हैं, या ई ए बैकवर्ड दे रखा है, डेल्टा एच दे रखा तो वहां से ई ए फॉरवर्ड भी निकाला जा सकता है। तो आपस में इन दोनों को आप रिलेट कर सकते हो।
बेटा सागर, जेई की क्लासेस चल रही है ना? 6th 7th की क्लास नहीं चल रही जो कुछ भी पूछ लो तुम, ई क्या है और ये क्या है। एक्स एक्सिस पर क्या है वो अभी रहने दो, वैसे लिख देता हूं लेकिन मतलब अभी नहीं बताऊंगा। एक्स एक्सिस पर होता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, बट इसका मतलब अभी नहीं समझ में आएगा ना, अभी मुझे समझाना है। डेल्टा एच रिएक्शन आर है, आर डेल्टा एच रिएक्शन, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज। यहां वापस से लिख देता हूं, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। आरएनएस कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट ही होता है बेटा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c क्या होता है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का कोई मतलब होता है क्या? अब इसका यूज क्या है वो समझा देता हूं मैं यहां पर, इस इक्वेशन को कैसे यूज कर सकते हैं। तो k इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी। एक तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं एल एन के वर्सेस 1/t का कर्व प्लॉट करता हूं तो ये जो कर्व आएगा वो कुछ ऐसे होगा, जिसका स्लोप जो होगा वो होगा माइनस ई ए बाय आर, और जो इंटरसेप्ट होगा वो किसके बराबर होगा? एल एन ए के बराबर, राइट। दूसरा पॉइंट, अगर किसी T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट है K1, किसी T2 पर K2, और हमें पता है कि ये A और EA इनकी वैल्यूज चेंज नहीं होगी, तो 2 में से 1 को माइनस कर दिया जाए। ओके, अब सॉरी, वेट वेट वेट, अभी ये मत लिखो। इसमें हमें थोड़ा सा चेंज अभी और ऐड करूंगा, फिर ये लिखना। क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए करना है। वैसे ये कर्व बना लो, ये कर्व बना लो, बट इसका भी अभी ज्यादा यूज नहीं है इस चैप्टर में। वापस मैं इस इक्वेशन पर आ रहा हूं, अभी इसको भी हटा दो नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज होंगे। इसको भी हटा दो, वापस इस पार्ट पर आओ। रतन बेटा तुम्हारा सब्सक्रिप्शन कैंसिल होने वाला है। अगर फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट की बात करें तो माइनस ई ए फॉरवर्ड अपॉन आर टी, और अगर बैकवर्ड रेट कांस्टेंट की बात करें तो यहां ए बी ई की पावर माइनस ई ए बैकवर्ड अपॉन आर टी। दोनों का अगर रेशियो ले लिया जाए तो के एफ अपॉन के बी इक्वल्स टू ए एफ अपॉन ए बी, ई की पावर ई ए फॉरवर्ड, ये नीचे से भी ऊपर चला जाएगा एक्सपोनेंशियल वाली टर्म, ई ए बैकवर्ड अपॉन आर टी। और इसको मैं क्या कह सकता हूं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज ए एफ अपॉन ए बी ई की पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। डेल्टा एच अपॉन आर टी, यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आ गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने किससे रिलेट कर दिया? टेम्परेचर से रिलेट कर दिया। अब लेट से मुझे किसी इसका, अब मैं लॉग ले रहा हूं एल एन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो रेट कांस्टेंट को मैं स्मॉल के से लिखता हूं,
और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं कैपिटल से लिख रहा हूं, ln AF अपॉन AB माइनस डेल्टा H अपॉन R 1 अपॉन T, 1 अपॉन T, राइट। हाँ, पहले अभी इसको यूज करते हैं। अगर किसी T1 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है KT1, ln AF अपॉन AB माइनस डेल्टा H अपॉन R 1 अपॉन T1। किसी T2 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू AF अपॉन AB माइनस डेल्टा H अपॉन R 1 अपॉन T2, दोनों का क्या ले लेंगे, डिफरेंस। तो ln K T2 अपॉन K T1 इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये एक्सप्रेशन आ गया जो क्या बता रहा है कि किसी T1 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर KT1 है तो T2 टेम्परेचर पर यहां से आप निकाल सकते हो। यस, उसके लिए उस रिएक्शन का क्या पता होना चाहिए, डेल्टा H R चाहो तो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर डेल्टा H लिखो या डेल्टा H R लिखो, एक ही बात है, दोनों का मतलब वही है, डेल्टा H या डेल्टा H R, राइट। And this equation is known as Wandt-Hoff equation. इसे कहा जाता है Wandt-Hoff equation. अब इससे समझते हैं, अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक का मतलब उसका डेल्टा H पॉजिटिव होता है, तो ऐसी रिएक्शन का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, बढ़ाओगे, सपोज करो मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो T2 इज ग्रेटर देन T1, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एंडोथर्मिक है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब ln K T2 अपॉन K T1 इज पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, लॉग के अंदर वाली वैल्यू 1 से ज्यादा है, और लॉग के अंदर वाली वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब KT2 इज ग्रेटर देन KT1, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ रही है। यानी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, और यही अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो ln K T2 अपॉन K T1 ये वैल्यू नेगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये वाली वैल्यू नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ln K T2 अपॉन T1 नेगेटिव, यानी K T2 इज लेस देन K T1, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। मतलब एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो रिएक्शन बैकवर्ड में आएगी। मतलब कौन सी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, जो एंडोथर्मिक है, जिसमें हीट इवोल्व हो रही है। अगर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड में नहीं बैकवर्ड में चली जाएगी, फॉरवर्ड में नहीं बैकवर्ड में चली जाएगी। मतलब एग्जांपल देता हूं, N2 प्लस 3H2 कन्वर्टिंग इनटू NH3, ये हैबर प्रोसेस होता है, थोड़ा बहुत सबको पता है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका डेल्टा H नेगेटिव होता है। आप बताओ यहां क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, फॉरवर्ड में नहीं बैकवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। क्यों, टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कम होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा। हाँ, यही इसकी, या एक और एग्जांपल, PCl5 कन्वर्टिंग इनटू PCl3 Cl2। यहां पर एक हिंट देता हूं, जब भी आप किसी रिएक्शन को डीकंपोज कर रहे हो, किसी को तोड़ रहे हो, जितनी भी डीकंपोजिशन रिएक्शंस होती, मतलब 1 मोल से ज्यादा मोल्स बन रहे, टुकड़ों में तोड़ रहे हो, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ये एंडोथर्मिक है।
एंडोथर्मिक है, यानी डेल्टा एच क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इसका टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड में जाएगी। सब कुछ सही लिखा बेटा, कोई गलत नहीं है, सब सही लिखा हुआ है। ट्वाइस एच आई, बताओ ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? डीकंपोजिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक, सॉरी एंडोथर्मिक है। डीकंपोज कर रो, एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड में जाएगी। नोट डाउन दी होमवर्क। O1 हम पूरी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो भी ज्यादा बचा हुआ है क्या? चलो दे देता हूं पर्टिकुलर, रुको। सिक्सटी टू तक किया हुआ है, 63 से लेके ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। बाय बाय।